साला सारा घर चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। अरे गंवार है एक नंबर के। क्या बोल रही हो भाभी? और क्या, अरे इन लोगों को पढ़ा लिखा समझा था मेरे पापा ने, लेकिन ये तो एक नंबर के गंवार निकले साले। माफ करना भाभी, शादी तो मेरी भी धोखे से ही हुई, लेकिन मैं इतने गंदे शब्द तो बोल ही नहीं सकती। अरे मेरी तो शादी ही धोखा है, बोला था बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत? अरे दिक्कत है और क्या। तू खुद ही देख ले, इन लोगों ने मुझे कमरा कैसा दिया है। बहू बोल रही होती है कि सास आ जाती है। अरे बहू, कुछ खाया क्या? अपना ख्याल रखा कर बेटा, कमजोर सी हो रही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ। नौकरानी बहू पर हैरान होती है कि वैसे गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी आप भाभी। क्यों? अरे क्या क्या बोली जा रही है मैं तो। बहू चली जाती है। क्या हो गया कमला, सब ठीक है ना? नहीं आंटी जी, ये भाभी है ना, नफरत करती है आप लोगों से। बोल रही थी कि देख कमला, मेरे घर में काम करने आती है, काम करके निकल जा, फूट ना डाल घर में। पर आंटी जी। अरे कोई आंटी वांटी नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। खैर, दिन बीतते हैं, लेकिन बहू की जुबान का सारा कंट्रोल खत्म ही हो रहा होता है। फिर एक दिन, तुम्हारी माँ एक नंबर की बेकार लेडी है, समझ लेना। देखो ये लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा मत बोलो। माँ मेरे लिए। क्या माँ मेरे लिए? अरे तुम्हारी माँ ने किया क्या है तुम्हारे लिए सिवाय। तभी सास आ जाती है। बहू ये ले, ये हम लोगों के खानदानी गहने हैं। मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो सारे तू ही रख ले। ये हार ना मेरी सास का है, तो ध्यान से रखना। हाँ बेटा, वो क्या है ना, कल मैं रहूं ना रहूं, पर ये हार सदा रहना चाहिए। अरे कल न जाने वो कल कब आएगा जब आप रहे ना रहे। क्या बोले जा रही हो? माँ ने करोड़ों के गहने दे दिए, लेकिन तुम्हारी गंदी जुबान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को क्यों कोसना। वो क्या है ना, मैं ही जल्दी मरने वाली कुंडली लेकर नहीं आई हूँ। वैसे बहू, ये सास तेरी जल्दी नहीं जाने वाली। पति माँ के गले लग जाता है। माँ कैसी बात कर रही है तू? तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? हाँ, फिर ये घरेलू ड्रामा शुरू। न जाने कौन सा एकता कपूर का शो देखते हैं ये माँ बेटा। कुछ दिन बाद, माँ शुचि देखो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दोनों कमरे में आती है, जहाँ बेटा दोनों को साड़ी देता है। अरे बेटा क्या हो गया, किस खुशी में साड़ी लेकर आया है? माँ माँ माँ, तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है, समझी? जितना तो प्रमोशन नहीं हुआ, उतने की तो साड़ी लेकर आ गए। अरे इस बुढ़िया के लिए क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? ये सुनकर सास शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। माँ कैसी लगी साड़ी? तू जाना इसे लेकर कमरे में, जल्दी से तैयार होकर आ, हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब बाहर भी इसे लेकर जाएंगे क्या? लौकी की सब्जी कल की पड़ी है, 2 रोटी सेक लेंगी। अरे तुम भी ना जाओ माँ जी, जाओ, कल सुबह अच्छा नाश्ता बना लेना। आखिर बेटे ने 10,000 की साड़ी दी है ना? बनाएंगी ना आप? हाँ हाँ बहू, तू भी जल्दी उठ जाना, क्योंकि सेम साड़ी तुझे भी तो मिली है ना? बहू को सास की बात नहले के दहले की तरह लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। फिर अगले रोज ऐसा है कि मेरे मायके वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो बनवा लेना बहू, जो भी बनवाना है खाने के लिए। वो तो ठीक है, भूखे खानदान से नहीं है आप लोगों की तरह, जो सिर्फ खाने के लिए ही हो। वो क्या है ना, वो लोग आए तो बस आप लोग अपना गंवारपना ना दिखाना, समझ रही है ना मेरी बात? क्योंकि हम लोगों का एक क्लास है, क्लास। हाँ देख लिया क्या क्लास है,
अब मुंह ना खुलवाओ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहू के माँ बाप तेरे भी तो कुछ लगते हैं ना बेटा, अपने ही तो है वो। हाँ हाँ है अपने, और ये जानते भी हैं, लेकिन आप जहर ना ही भरे तो अच्छा है। कैसी बात कर रही हो? अरे तुमने तो बुरा बोलने की सारी हद ही पार कर दी है। देखिए, मुझ पर भड़क कर कुछ नहीं मिलेगा, समझे? अरे जाने दो ना, अब मेरे लिए लड़कर कुछ फायदा नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन तुम दोनों को तो लंबी जिंदगी जीनी है। कैसी बातें करने लगी हो माँ? कहा तो तुम ही थी जो कहती थी बहू आ जाएगी तो जिंदगी और लंबी हो जाएगी। हाँ हाँ सुना लो जो जो सुनाना चाहते हो, लेकिन मेरे माँ पापा के सामने तुम दोनों माँ बेटे मिलकर कोई ड्रामा फैक्ट्री ना खोल लेना। खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू के माँ पापा उनके घर आते हैं। हाय रे अरे मेरी बेटी कैसी है तू? तुझे देखे समाना हो गया मेरी बेटी। अरे क्या हो गया माँ, काहे गला फाड़ रही हो? सब ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलते बहू माँ से, वो परेशान दिख रही हैं। अरे परेशान तो रहेंगी ना, जिसकी इकलौती बेटी की सास आप जैसी हो वो तो परेशान रहेगी ही। कैसी बात कर रही है बेटा? तेरी सास तो देवी है देवी, उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया है, वरना तो मंदिर में भीख मांगने की नौबत आ जाती। कैसी बात कर रहे हैं पापा, हम लोगों का तो अपना मकान है नहीं था, वो तो तेरी भाभी ने अपने नाम करवा लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। भला हो तेरी सास का जो हम लोगों को शरण दी, नहीं तो रास्ते के भिखारी जैसी हालत हो गई होती। क्या माँ पापा ये सच है? लेकिन आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? वो क्या है ना बिटिया, तेरी जबान वैसे ही जहर जैसी है। तू अपनी भाभी से लड़कर हमेशा के लिए हम लोगों के दरवाजे बेटे के घर के लिए बंद ना कर देती, इसलिए इसीलिए। बेटा तू तो स्वर्ग में है और देवी है तेरी सास, देवता है तेरे पति, लेकिन हम लोगों की गलती थी कि तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई। हाँ, हमेशा से तेरी बोली गंदी और गलत रही है, लेकिन हम लोगों ने तुझे समझा, पर ये जानते थे कि ससुराल में कोई नहीं सहता। लेकिन भला हो तेरी सास का जो तुझे तेरी गंदी जुबान के साथ भी अपना लिया और हम लोगों को भी सहारा दिया। बेटी को अब गलती का एहसास होता है, वो सास को देखकर रोने लगती है। बाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं न जाने क्या क्या कूड़ा बकती रही, वो भी बिना सोचे समझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, रो मत। मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन तू समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस बेटा अपना घर गृहस्थी संभाल ले, पता नहीं मैं कल रहूं ना रहूं। माँ जी आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी प्रेरणा बनकर। शुक्र है मेरी बेटी को अकल आ गई। हाँ ये तो है। एक परिवार में 5 लोग थे। ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सुमित्रा, बहू भावना, बेटा राहुल और एक थी उनकी बेटी प्रियंका। वैसे तो ओम प्रकाश और सुमित्रा के घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुमित्रा की एक आदत थी, घर में कुछ भी गलत या सही हो तो वो किसी से कुछ नहीं कहती। और भावना स्वभाव की इतनी सीधी सादी थी कि अगर कोई उसके साथ गलत भी करता तो भी वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसी के चलते प्रियंका और राहुल घर में मनमानी चलाते रहते, क्योंकि घर को संभालने वाली औरतें इस तरह से रहती थी जैसे वो गूंगी और अंधी हो। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा चली जाओ। और मुझे आने में रात हो जाएगी, देर से ही आऊंगी मैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अरे भावना, तुमको एक बात में समझ में नहीं आता क्या? नाश्ते में फिर से पराठे बना के रख दिए। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे लिए ढंग का नाश्ता बनाया करो। ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये बहू से किस तरह से बात कर रहे हो तुम राहुल? अरे तो और क्या करूं पापा,
इसको कहीं बात एक बार में समझ में ही नहीं आती। सुमित्रा, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? बहू से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे जिसकी जैसी मर्जी आए करो, मुझे क्या। भावना बेटा, तुम भी तो कभी कुछ कहा करो। इस तरह क्यों सबकी बातें सुनती रहती हो? कोई बात नहीं पापा जी, सब ठीक है। रात को काफी देर तक प्रियंका घर नहीं आती और जब वापस लौट कर आती है तो एक लड़की के साथ बाइक पर बैठकर सुमित्रा और भावना दोनों ही प्रियंका को लड़की के साथ देख लेते हैं। आज तो जोर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं डर क्यों रही हूँ? माँ तो सब कुछ देखकर भी अंधी बनी रहती है। और रही बात भाभी की, वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कहने को भगवान ने आवाज दी है, लेकिन गूंगी है गूंगी। अरे प्रियंका बेटा, इतनी रात को कॉलेज से लौट कर आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? पापा वो सहेली की घर पर थी, पढ़ाई करने के लिए रुक गई थी। अच्छा, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सुमित्रा ने अपनी बेटी को एक लड़की के साथ इतनी रात को आते देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा और भावना ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद मामा जी का फोन आया था। उन्होंने प्रियंका के लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। अरे मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी लड़की को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो प्रियंका बेटा? तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है और तुम्हारे मामा जी ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। पापा अब जिद क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं? अरे माँ, इसको समझाइए ना। आपकी बेटी, आप तो बस चुपचाप सब कुछ होते हुए भी देखती रहती हैं। अरे तो क्या कहूं, और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? वैसे भी गलत क्या हो रहा है, सब कुछ सही तो है। भावना बहू, देखो तो प्रियंका हमारी बात नहीं समझेगी, लेकिन वो तुम्हारी हम उम्र है। क्या पता तुम्हारे कहने से उसे कुछ समझ में आ जाए। नहीं पापा जी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रियंका को कैसे समझा सकती हूँ? वो ननद है मेरी, कहीं मेरी किसी बात का बुरा मान गई तो? सुमित्रा और भावना में से कोई भी प्रियंका को कुछ नहीं समझाता। इस बात से राहुल और ओम प्रकाश जी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और फिर जब लड़का प्रियंका को देखने के लिए आता है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। अरे तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? माफ कर दो बेटा, वो हमारी बेटी जरा गुस्से में है, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए आप नाराज मत होइए, वो तो उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। अरे कोई ऐसे ही कुछ कहता है क्या? और ये आपकी पत्नी और माँ, ये दोनों इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं, जैसे इस घर के मेंबर ही ना हो? आपके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब कुछ ठीक है बेटा। सुमित्रा, समझाओ ना अपनी बेटी को। अरे क्या समझाऊं, क्या होगा समझाने से? सब ठीक ही तो हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? भावना, प्रियंका को अंदर लेकर जाओ और उससे समझाओ कि कितना अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा लड़का है, इस तरह से बिहेव ना करे। नहीं जी, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती जी। अरे अजीब परिवार है, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस तरह से तो आपकी बेटी की शादी किसी से नहीं हो सकती। जिसके घर की औरतें गूंगी और अंधी बनकर बैठ जाए, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। ओम प्रकाश और राहुल सुमित्रा और भावना की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। पापा, समझ में नहीं आता कि भावना और माँ को कैसे समझाया जाए। सही कहते हो बेटा, तुम और मैं काम के सिलसिले में सारा दिन घर के बाहर रहते हैं और घर की दोनों औरतें जिन्हें सारा घर संभालना चाहिए, गूंगी और अंधी बनकर बैठी हैं। पापा आप ही बताइए, इसका क्या उपाय है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की वजह से प्रियंका बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तुमने देखा उसे किस तरह से बिहेव किया था?
अरे लेकिन पापा हम करेंगे क्या? हमें एक नाटक करना होगा। कुछ दिनों के लिए हम भी गूंगे और बहरे बन जाते हैं। उसके बाद इन दोनों औरतों को अकल आएगी। हाँ पापा, शायद आपकी बात ठीक है। हम दोनों हर बार बात को संभाल लेते हैं और इसी वजह से माँ और भावना कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर अगले दिन, भावना, नाश्ते में क्या बनाया है? जी पराठे बनाए हैं। मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा जी ठीक है, अभी बना देती हूँ जी। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी, पराठे हैं और पोहे बन रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो उपमा खाने का मन था। मेरे लिए उपमा बना दो। ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। भाभी जल्दी से जरा मेरा कॉलेज के टिफिन तो पैक कर देना। और सुनो, मुझे ना भिंडी की सब्जी खाने का मन है। सुमित्रा चुपचाप बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ये देखकर भावना को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसे लग रहा था कि ओम प्रकाश जी, जो हमेशा उसकी साइड लेते थे, वो भी आज चुपचाप बैठे हुए थे। शाम के वक्त प्रियंका अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर घर आती है और उधर दूसरी तरफ से राहुल भी अपने ऑफिस के दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। प्रियंका अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस करती है और राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। प्रियंका और राहुल मिलकर पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन भावना उनसे कोई शिकायत नहीं करती और सुमित्रा जी भी चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर रात को ओम प्रकाश और राहुल एक दूसरे से बातें करते हैं। पापा, हमने इतना कुछ किया, फिर भी भावना कुछ बोलती ही नहीं और माँ भी कुछ गलत करने से किसी को रोकती ही नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, इन दोनों के अंदर का गुस्सा भर रहा है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। अगले दिन, अरे बहू, ये कपड़े धुले हैं या गंदे हैं? पापा जी, कपड़े तो मैंने धोकर ही आपकी अलमारी में रखे थे। मुझे तो साफ नहीं लग रहे, एक बार और धो देना। प्रियंका, मैं सोच रहा था कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है ना, मत करो। एक काम करो, वैसे भी क्या रखा है शादी वादी में, तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। इस बार ओम प्रकाश और राहुल की बात सुनकर भावना और सुमित्रा के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे परेशान करते ही रहेंगे। कल 4 बार मुझसे नाश्ता बनवाया, आज पापा जी मुझसे धुले हुए कपड़ों को बार बार धुलवा रहे हैं। अरे मैं इंसान हूँ जी, कोई मशीन नहीं हूँ। तुम दोनों ने मिलकर इस घर की कैसी हालत बना दी है और अपनी बहन को भाग कर शादी करने के लिए कह रहे हो। तुम भाई हो या दुश्मन? ओम प्रकाश और राहुल जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं जी, तुम लोगों को ऐसी हरकत करने के बाद भी हंसी आ रही है। ये क्या कर रहे हैं जी आप दोनों? यही तो हम चाहते थे कि सुमित्रा, तुम अंधी होकर ना बैठी रहो। घर में कुछ भी गलत हो तो उसे रोकने की कोशिश करो। और भावना, तुम अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार पर भी कभी मुंह नहीं खोलती। ये सही बात नहीं है। मैं चाहता था कि तुम्हारी भी जुबान खुले, तुम गलत बात का विरोध करो। गूंगी बहू और अंधी सास की ये जोड़ी इस घर में अब नहीं चलेगी। सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 37 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी, उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू,
मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी, बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू, वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है। फिर देखना, अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो बार बार की चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ, जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसके पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं। लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी। मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। अरे लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो, हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, यह क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? अचानक से आपका शुगर लेवल इतना बढ़ कैसे गया? वो क्या है ना बहू, तुम इतनी चॉकलेटी दिखती हो, इतनी सारी चॉकलेट खाती हो, तो मुझे लगा मैं भी छुप छुप कर चॉकलेट खाना शुरू कर देती हूँ ताकि जवान हो जाऊंगी।
और इसी चक्कर में मुझे डायबिटीज हो गई। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? मैं तो शुगर फ्री चॉकलेट खाती थी, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पहले पूरी बात तो पता करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी पड़ोसन को ये नुस्खा बताया और उसने सारे मोहल्ले की औरतों को। हाँ, तो क्या मोहल्ले की सारी औरतें डायबिटीज की शिकार हो गई हैं? और नहीं तो क्या, सबको तुम्हारी तरह चॉकलेटी और जवान जो दिखना था। अब हम क्या करें, सबका पाप हमारे ही मत्थे लगेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करिए। कल पार्क में मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाइए, देखना मैं कुछ न कुछ इलाज जरूर बताऊंगी। अवनी के कहने पर सुनीता मोहल्ले की सारी औरतों को पार्क में बुलाती है। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पहले ही तुम्हारी बहू के चक्कर में डायबिटीज हो गई है हमको। चॉकलेट ही बनना तो दूर, खुद चलता फिरता चॉकलेट का डब्बा बन गया है। मीठे की बीमारी जो लग गई है। अरे हाथ पांव इतने दुखते हैं, ऐसा लगता है अभी से बुढ़ापा आ गया। सुनीता बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आप सब लोग चुप हो जाइए, बस कुछ दिन की बात है, सब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाएंगी। अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरी तरह चॉकलेटी, खूबसूरत, अच्छा नहीं दिखना चाहती? देखना तो चाहते हैं, लेकिन अब देखने के लायक भी नहीं रहे। देखिए, कल से रोज सुबह 5:30 बजे सब लोग मुझे यहाँ पर मिलेंगे। हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे और देखना धीरे धीरे कैसे ये बीमारी आप लोगों का पीछा छोड़ देती है और आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। सारी औरतें एक बार फिर से अवनी की बात मान लेती हैं और सबका शुगर लेवल पहले से कम हो जाता है और हेल्थ पहले से भी अच्छी। बहू, भगवान भला करे तुम्हारा, वरना सब लोगों की हाय हमको लग जाती। मम्मी जी, कभी भी किसी की भी पूरी जानकारी के बिना कॉपी नहीं करनी चाहिए, भले ही वो चॉकलेटी और जवान बनने की बात हो या फिर कुछ और। हाँ, एक बात और, जब भी आपको चॉकलेट खानी हो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी आपको चॉकलेट, शुगर फ्री वाली। पूरे 28 साल का हो चुका था ऋषभ, लेकिन शादी करने को तैयार ही नहीं था। माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जब भी किसी लड़की का रिश्ता ऋषभ के लिए लेकर आते तो वो शादी करने से साफ मना कर देता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऋषभ के माँ बाप को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। अरे ऋषभ बेटा, अच्छी खासी नौकरी लग गई है, दिखता भी इतना अच्छा है, आखिर बात क्या है, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देख, तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। अरे बेटा, अगर कोई लड़की तुझे पसंद हो तो उससे शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ऋषभ बेटा, अब देख, तेरी माँ से भी काम नहीं होता। घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का माहौल भी अच्छा होगा और तेरी माँ को मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मम्मी पापा कहाँ ना, मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अरे लड़कियां पसंद नहीं आती तो क्या लड़का पसंद आता है? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ऋषभ की बात सुनकर उसके माँ और पापा का सर चकरा जाता है। कुछ दिनों के लिए ऋषभ अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है और जब लौट कर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके माँ पापा बेहोश होते होते रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये दीपक है, मेरी पत्नी। हम दोनों ने शादी कर ली है। दीपक तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकता है? अरे दीपिका होती तो बात समझ में भी आती, ये तो लड़का है। तो क्या हुआ पापा, आजकल तो ये सब फैशन में है और मैंने आपको बताया था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दीपक को दीपिका बनाकर ले आओगे। मुझे बहू चाहिए, बहू के रूप में, ये आदमी नहीं।
लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा मतलब करता हूँ। अरे इसको तो करती हूँ का अंतर भी नहीं पता। लेकर जाए इसे वापस। अगर आपने इसे घर से बाहर निकाला पापा, तो मैं भी इसी के साथ चला जाऊंगा। मैं ऋषभ के बिना जी नहीं सकती। मेरा मतलब जी नहीं सकता। हमारा जिंदगी भर का साथ है, प्लीज हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, पापा जी। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया। मेरे बेटे को थोड़ी अकल दे दे। लड़के को बहू बनाकर घर में ले आया है। अब क्या होगा? हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ बेकार में परेशान हो रही हो। दीपक आपके सारे काम करेगी और एक अच्छी बहू की तरह आपके साथ रहेगी, देखना। पहले तो खुद तो क्लियर कर ले कि यह कुछ करेगा या करेगी। बाद में हम सोचते हैं कि हम क्या करें। बहू के आने के बाद क्या करते हैं? मुंह दिखाई की रस्म तो आप भी वही कर लीजिए। आप चाहे तो मैं पूरे मोहल्ले में न्योता दे आती हूँ। अरे रहने दे, तेरी वजह से बेइज्जती और ज्यादा होगी। आई बड़ी, अब मेरा मतलब है आया बड़ा न्योता देने वाला। अगले दिन सुबह के वक्त दीपक बड़ी नजाकत से चलता हुआ सबके लिए चाय बनाकर सुबह सुबह बालकनी में आ जाता है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। ये देखिए, चाय बिल्कुल आपकी पसंद की है। मुझे ऋषभ ने सब कुछ बता दिया था कि आपको क्या क्या पसंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नौटंकी है? नौटंकी कहाँ है? माँ देखिए तो, मेरा दीपक आपका कितना ख्याल रख रहा है। लाओ, अब जो भी है जैसी भी है, चाय पिएंगे ही सही। थोड़ी देर के बाद वैसे दीपक, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन अजी सुनते हैं, आज पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है घुटनों में फिर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने वो दवाई दी थी, उसकी मालिश करो ना अपने घुटनों पर, आराम मिल जाएगा। वो क्या है ना, खुद के हाथों से ठीक से मालिश नहीं हो पाती। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, लाइए मैं आपके पैरों पर मालिश कर देता हूँ। मेरा मतलब कर देती हूँ। अरे रहने दे। घर में बहू होती तो सेवा करती, यहाँ तो आदमी बहू बनकर बैठा हुआ है। मम्मी जी नाराज मत होइए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए आपकी सेवा करने का। अच्छा ठीक है, ये ले दवाई लगा दे। दीपक बहुत अच्छे तरीके से घुटनों की मालिश करता है। थोड़ी देर के बाद इतना आराम मिल रहा है क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है मेरे घुटनों में कभी तकलीफ थी ही नहीं। लगता है तुम्हारी लड़का बनी हुई बहू तुम्हें पसंद आने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इतने अच्छे से मालिश की, इसलिए मैंने इसकी तारीफ कर दी। मम्मी जी पापा जी आपस में लड़ाई नहीं करते। अच्छा आप ये बताइए, शाम के खाने में क्या खाएंगे? पनीर, दाल मखनी, पुलाव, कुछ भी स्पेशल बता दीजिए। अरे भाई, ये सारी चीजें मुझे तो खाने में बहुत ही पसंद है। तुम क्या कोई औरत हो जो पनीर दाल मखनी बनाओगी? हाँ, अरे लड़का हो तो लड़के की तरह बिहेव किया करो ना। भले ही मैं लड़का हूं तो क्या हुआ, अब तो मैं ऋषभ की पत्नी और आपके घर की बहू हूं, तो मुझे उसी तरह से रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है बना लो। आदमी रसोई में खाना बनाते हुए कैसे लगते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। शाम को दीपक सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। ऋषभ ऑफिस से जब लौट कर आता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह,
क्या गजब का पनीर और दाल मखनी बनाई है। ऐसा जायका तो होटल के खाने में भी नहीं आता। दीपक, कितना अच्छा खाना बनाती हो। मेरा मतलब बनाते हो। तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बहुत हो गया, आदमी होकर आदमी से प्यार करते हो। अरे लेकिन कुछ भी कहो, जरा खाना खा कर तो देखो ऋषभ की माँ, मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे बात तो आपकी सही है। खाना तो वाकई में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट पनीर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। कितना अच्छा होता अगर ये दीपक दीपिका होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ऋषभ के माँ और पापा ना केवल खुश होते हैं बल्कि हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखकर उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। सुबह का वक्त था। सब लोग बालकनी में बैठकर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहां आती है। अरे ये कौन है? रातों रात हमारा लड़की बहू बन गया क्या? मुझे लगता है कोई सपना देख रहा है। इतनी सुंदर बहू तो हमने सपने में भी नहीं देखी। देखा माँ, जादू हो गया, जादू। अरे लेकिन ये है कौन? तुम्हारा वो आदमी वाला पत्नी कहाँ चला गया? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीपक नहीं, दीपिका हूँ। इतने दिन से लड़के के कपड़े पहनकर आपके घर में आपकी बहू बनी हुई थी। माँ, ये दीपक नहीं, दरअसल ये दीपिका थी। लेकिन इसे लड़कों की तरह रहने का शौक था और इसे लड़की की तरह रहना मंजूर नहीं था। इसलिए मैं इसे लड़के के रूप में आपकी बहू बनाकर यहाँ ले आया। तो फिर अचानक ये उसका हृदय परिवर्तन और रूप परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है ना, मुझे बाद में एहसास हुआ कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि आपकी बेटी ने एक लड़की के साथ शादी की है। इसलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसा मेरा मतलब तुम्हारे जैसी बहू मिली। इतनी खूबसूरत और इतना ख्याल रखने वाली। भला हो भगवान का कि हमें लड़की बहू मिली है, लड़का बहू नहीं। गगनपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में संगीता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संगीता बहुत ही मेहनती और गुणी लड़की थी। इसके अलावा उसमें एक और खासियत थी और वो थी संगीता की आवाज। संगीता को बचपन से ही गाने का शौक था। संगीता मंदिरों में भजन कीर्तन किया करती और उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। पर कुछ दिनों से शारदा की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से संगीता को लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन संगीता की माँ शारदा कहती है, हे भगवान, न जाने हमारे कैसे दिन आ गए हैं। एक तो ये गरीबी, ऊपर से मैं बीमार पड़ी हूँ और इस वजह से मेरी प्यारी सी बिटिया को नौकरानी बनना पड़ गया है। न जाने कौन सी बीमारी लग गई है मुझे जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। अरे माँ, तू भी ना जब से बीमार हुई है तब से न जाने क्या क्या बकती रहती है। और माँ, तू चिंता क्यों करती है? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। और क्या हुआ, आज मैं नौकरानी हूँ तो कल क्या पता मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और मैं नौकरानी से महारानी बन जाऊं। अरे ओ रानी महारानी, अब जल्दी से काम पर जा, नहीं तो मालकिन तुझे नौकरानी के काम से भी बाहर निकाल देंगी। अरे बाप रे। अच्छा तो माँ, मैं चलती हूँ, तू टाइम से दवाई खा लेना और अपना ध्यान रखना। और हाँ, मुझे शाम को मंदिर भजन गाने भी जाना है, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, अब जा जल्दी से काम पर। संगीता काम करने के लिए मालकिन के घर जाती है कि तभी मालकिन संगीता से कहती है, अरे ओ महारानी, अब आई हो काम करने? टाइम देखा क्या हुआ है? एक तो तेरी माँ बीमार पड़ी है,
अरे एक वो थी जो रोज टाइम से पहले ही काम करने आ जाया करती थी, और एक तू है जो रोज लेट आती है। मालकिन मुझे माफ कर देना, पर पक्का मैं कल से रोज टाइम पर आऊंगी। अरे क्या पक्का? कल भी तो तूने यही कहा था ना। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, मुझे शाम को मंदिर भी जाना है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम खत्म कर। फिर संगीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके मंदिर चली जाती है और अपनी मधुर आवाज में भजन गाने लगती है। संगीता की आवाज सुनकर वहां बैठी सभी औरतों को बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। वहां बैठी सभी औरतें संगीता की आवाज और उसके गाए हुए भजन की बहुत तारीफ करती हैं। संगीता घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पता है आज मंदिर में मेरे भजन की बहुत तारीफ हुई, और तो और सब औरतें मेरी आवाज की बहुत प्रशंसा भी कर रही थी। मेरी बेटी गायिका बनना चाहती है और देखो मैंने उसे नौकरानी बना दिया। हाय रे किस्मत। माँ तो फिर शुरू हो गई। और सिंगर बनना कोई मजाक बात थोड़ी ना है कि जिसकी आवाज अच्छी है वो सिंगर बन जाए। सिंगर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है माँ, तू नहीं समझेगी। घर पर मालकिन अपनी बेटी रिया से कहती है, अरे रिया बेटा, आज तो मंदिर में आनंद ही आ गया। एक लड़की इतना मीठा गाती है कि क्या बताऊं। न जाने कौन लड़की है जो इतना मधुर और मीठा भजन गाती है। मैं तो ठीक से शक्ल भी नहीं देख पाई उसकी। तू मेरी बात भी सुन रही है या बस फोन में लगी हुई है? अरे हर टाइम फोन में लगे रहना अच्छा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कल से तू भी मेरे साथ मंदिर चलना, कुछ तो तेरा फोन से पीछा छूटेगा। फिर अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है। तभी मालकिन संगीता से कहती है, ओ महारानी, आज शाम को रिया और मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर। संगीता मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मालकिन को बाहर जाना है, अब मैं भी शाम को मंदिर में भजन गाने जा पाऊंगी। फिर संगीता जल्दी से काम खत्म करके मंदिर चली जाती है। कुछ देर बाद मालकिन और रिया भी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर वे दोनों औरतों के बीच बैठकर भजन सुनने लगते हैं। तभी रिया खड़े होकर देखती है कि भजन गाने वाली और कोई नहीं, संगीता है। रिया अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये भजन गाने वाली वो संगीता है। सच में माँ, ये तो बहुत ही मीठा गाती है। ये कहकर रिया संगीता का भजन गाते हुए वीडियो बनाने लगती है। अच्छा, तो ये नौकरानी रोज मंदिर में भजन गाने आती है, और रिया तू क्या उस नौकरानी का वीडियो बना रही है? अगले दिन संगीता मालकिन के घर काम कर रही होती है कि तभी वहां रिया आ जाती है और संगीता से कहती है, अरे संगीता, तू तो बहुत अच्छा गाती है। कल माँ और मैं दोनों मंदिर गए थे, बस वहीं तुम्हें भजन गाते हुए सुना। सच में तेरी आवाज में तो जादू है। सच में रिया दीदी, आपको मेरा गाना पसंद आया? पता है रिया दीदी, मेरा बचपन से ही सिंगर बनने का सपना रहा है, पर कुछ हालातों ने मुझे नौकरानी बना दिया। संगीता की बात सुनकर वहां मालकिन आ जाती है और उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो जरा एक नौकरानी सिंगर बनने की बात कर रही है। अरे तू झाड़ू पोछा ही ठीक से कर ले, वही बहुत है। आई बड़ी सिंगर बनने वाली। अरे 4 भजन क्या बढ़िया गा लिए, ये तो अपने आप को सिंगर समझने लगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? और नौकरानी सिंगर क्यों नहीं बन सकती? कल ही तो आप संगीता के भजन की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। आप क्या भूल गई तू? रिया अपने फोन में एक वीडियो ऑन करती है और कहती है, ये देखो माँ, संगीता तुम भी देखो, ये तुम्हारा ही वीडियो है जो कल मैंने मंदिर में बनाया था और इसे फेसबुक पर डाल दिया। सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, बल्कि ये वीडियो मैंने सभी को व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया, और तो और यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाल दिया। ज़रा देखो, तुम्हारा ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आया है, और यहाँ देखो कितने लाइक्स मिले हैं तुम्हारे इस वीडियो को। संगीता, तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। क्यों माँ,
आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? संगीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो रिया से कहती है, रिया दीदी, ये सब आपने किया, वो भी एक नौकरानी के लिए? क्यों रे संगीता, नौकर लोग क्या इंसान नहीं होते? और अब मैं तेरा एक वीडियो और बनाऊंगी, पर इस बार तू भजन नहीं, कोई रोमांटिक गाना गाना, ठीक है? फिर रिया संगीता का गाते हुए एक और वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर डाल देती है। संगीता का गाने वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आता है। देखते ही देखते वीडियो फेमस हो जाता है कि तभी एक दिन रिया को एक फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर रिया बहुत खुश होती है। रिया तुरंत संगीता और माँ को आवाज़ लगाती है। संगीता रिया की आवाज़ सुनकर काम छोड़कर रिया के पास आती है। अरे संगीता, तेरी तो किस्मत चमक उठी। अरे कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है, या बस ऐसे ही दांत दिखाती रहेगी? अरे माँ, मुझे अभी मोहन कुमार जी, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका फ़ोन आया और उन्हें हमारी संगीता का गाने वाला वीडियो बहुत पसंद आया है। वो अपनी मूवी में संगीता से गाना गवाना चाहते हैं। अब तो संगीता भी सिंगर बन गई माँ। संगीता रिया की बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिनों बाद रिया संगीता को डायरेक्टर के पास गाना गाने के लिए ले जाती है। कुछ ही दिनों में संगीता का गाना टीवी पर, फोन पर, हर जगह आने लगता है। अब संगीता एक सिंगर बन गई थी। संगीता को सिंगर बने देख संगीता की माँ बहुत खुश होती है। संगीता मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है। संगीता, तुम हमारे लिए मिठाई लेकर आई हो और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलो अच्छा है, माँ की आंखें तो खुली कि नौकरानी भी सच्ची लगन और अपने हुनर से सिंगर बन सकती है। फिर सभी संगीता के सिंगर बनने की खुशी में मिठाई खाते हैं।